स्टूडेंट आज का टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि एक बॉडी जो है विच इज़ कैपेबल टू रोल, उसको इंक्लाइंड प्लेन पे रखें तो वो नीचे इस तरह से आती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, वो स्लिप नहीं करे उसकी कंडीशन क्या होगी। तो इसमें एक पर्टिकुलर सिलेंडर के लिए भी कर सकते हैं और दूसरी स्फेरिकल बॉडीज़ जो हैं जो रोल करने के कैपेबल हैं उनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज़ द हाइट h, दिस स्लैंट हाइट इज़ s, so h upon s can be written as perpendicular over hypotenuse, that is sin of theta। तो इसके ऊपर अगर कोई एक बॉडी रख दें हम लोग, हमने एक बॉडी रखी इस तरह से, ये बॉडी स्फीयर भी हो सकती है, ये बॉडी जो है वो सिलेंडर भी हो सकती है, ये रिंग भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकती है, विच इज़ कैपेबल टू रोल। इसका रेडियस है कैपिटल R, इसका रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, इसको हमने यूँ रखा। अगर यहाँ रखेंगे तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे। mg नीचे लगेगा जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, अगर m इसका मास है, mg यहाँ पे, और नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस पे, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये दो ही फोर्स लगेंगे। ये दो फोर्स इक्वल और ऑपोजिट तो है नहीं, तो ये क्या होगा कि ये मूव करेगी। ये वाला एंगल थीटा, ये इस तरह से पैरेलल ड्रॉ किया मैंने, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा ना। कैसे, यहाँ से ये देखो, ये वाला थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो ये इसका इधर कंपोनेंट mg cos ऑफ थीटा जो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, और इधर वाला mg साइन ऑफ थीटा जो इसको नीचे लेकर आएगा। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये बॉडी जो है, ये बॉडी ये दिखने में तो इस तरह से है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है, लेकिन ये रोल नहीं करेगी, ये सीधा नीचे आएगी। यानी जैसे एक सिंपल ब्लॉक नीचे आता है, जैसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है वो नीचे आता है, वैसे ही ये बॉडी नीचे आएगी, कोई रोलिंग नहीं होगी। रोलिंग तो तब होगी जब ये जो है ये यहाँ पे इस पे फोर्स लगा रहा है, ये नीचे आना चाहता है, अगर फ्रिक्शन ने इसकी टांग पकड़ ली, फ्रिक्शन ने इसकी टांग पकड़ ली मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन है। नाउ दिस बॉडी वांट्स टू मूव लाइक दिस, ईच पार्ट ऑफ दिस बॉडी वांट्स टू मूव इन दिस वे, तो ये पॉइंट भी नीचे आना चाहता है, फ्रिक्शन यहाँ पे आ जाएगा, फ्रिक्शन यहाँ पे, ये F फ्रिक्शन लगेगा इधर। अगर फ्रिक्शन है तो वो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और आप ये देखो सेंटर से ये वाला फोर्स पास हो रहा है, तो ये तो टॉर्क नहीं बनाएगा, लेकिन ये यहाँ से ये इसको टॉर्क देगा, तो ये टॉर्क देगा, तो इसकी टर्निंग इस तरीके से यूं घूमेगा ये। तो जो रोलिंग जो हो गई वो स्टार्ट कौन करेगा, फ्रिक्शन ही रोलिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, चलो अब ये देखें कि ये इस तरह से नीचे आ रही है। जब ये नीचे आ रही है तो इसकी वेलोसिटी है v। तो अगर हम लोग सीधा सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करें तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस mgh, काइनेटिक एनर्जी में गेन, जब ये नीचे आएगी तो हाफ mv²। हाफ mv² तो ठीक है, वो तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है ना, अगर सीधा सीधा नीचे आता, फ्रिक्शन नहीं होता तो। लेकिन ये इस तरह से रोल कर रहा है, तो रोलिंग में तो एक और एनर्जी आ गई, रोटेशन भी आ गया, तो वो क्या होगी, हाफ I⍵²। ठीक है, I इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें हाफ mv² मैं बाहर ले लूँ तो ये 1 + I⍵² ओवर mv², इस तरह से लिखेंगे। ये mgh, m से m कैंसल, 2 इधर आ गया, 2gh इज इक्वल टू
अब जो ये वी स्केयर है, वी स्केयर को क्या लिखूं? अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास की प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन को देखता हूँ, सेंटर ऑफ मास की प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन, यहाँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? 0, और यहाँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? v। इफ़ आई अप्लाई वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, तो u तो आ गया 0, तो वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as। उससे अगर मैं इसको लिखूँ 2as और 1 प्लस आई को मैंने लिख दिया m k स्केयर, k क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन, और ओमेगा स्केयर ओवर m, v को मैंने लिख दिया r ओमेगा, ठीक है ना। तो m से m कैंसल, ओमेगा से ओमेगा स्केयर कैंसल, तो 2 से 2 कैंसल, ये आ गया g h अपॉन s, s को इधर ले गए, a 1 प्लस ये आ गया k स्केयर बाई r स्केयर। तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा? इसको इधर ले जाओ, ये g h बाई s को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्केयर बाई r स्केयर। तो ये होगा एक्सेलेरेशन ऑफ ए रोलिंग बॉडी। अब k स्केयर बाई r स्केयर अलग अलग बॉडी का अलग अलग है। जैसे रिंग अगर होती तो k स्केयर बाई r स्केयर कितना? 1। अगर ये डिस्क है तो k स्केयर बाई r स्केयर कितना? हाफ। अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो 2/5, होलो स्फीयर है तो 2/3, तो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है तो हाफ, होलो सिलेंडर है तो वही रिंग वाला 1। तो ये एक्सेलेरेशन आ गया। अगर वेलोसिटी पूछता है ना तो वेलोसिटी यहीं पे आ जाती है, ये वेलोसिटी यहाँ पे आ गई, ये 2gh अपॉन ये तो बन गया k स्केयर बाई r स्केयर। तो वेलोसिटी का अगर एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं तो v स्केयर इज इक्वल टू 2gh ओवर 1 प्लस इसकी वैल्यू आएगी k स्केयर बाई r स्केयर, और v कितना हो जाएगा? इसका अंडरवुड। तो ये मैंने अभी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल दिया और एक्सेलेरेशन का। तो अगर एक बॉडी रोल कर रही है तो इस पॉइंट पे जब ये नीचे आ रही है तो वेलोसिटी क्या होगी, और जब ये नीचे आ रही है तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, वो हमने लिखा। यहाँ से आइडिया भी ले सकते हो, अगर बॉडी रोल नहीं कर रही होती तो k स्केयर बाई r स्केयर 0 होगा, तो k स्केयर बाई r स्केयर रोटेशन नहीं है तो ये 0 होगा, तो g साइन थीटा से ये नीचे आएगा, ठीक है ना। तो अब जो देखो ये तो एक्सेलेरेशन का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो टॉर्क लगा रहा है, तो वो टॉर्क कितना होगा? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये फोर्स यूं खींच रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? r ना, F इंटू आर। और टॉर्क को लिख सकता हूँ I इंटू एल्फा, ठीक है, टो इज इक्वल टू आई एल्फा। अब एक एक्सप्रेशन तो ये आया, तो इसमें F को क्या लिख दिया मैंने? I ओवर आर, R इधर ले गए, और एल्फा को क्या लिख सकते हैं? एल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो A इज इक्वल टू आर एल्फा होता है, तो एल्फा को लिख दिया मैंने A बाई आर। एल्फा को मैंने क्या लिख दिया? A बाई आर। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन I ओवर आर स्क्वायर, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है अभी, ये लीनियर एक्सेलेरेशन, ये आ गया g साइन थीटा ओवर 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फ्रिक्शन का रोल देख रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं फ्रिक्शन जो लग रहा है वो कितना है? वो इतना है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर उसकी बात करें तो वो हमने ये देख लिया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं I को लिख देता हूँ m k स्क्वायर और ये r स्क्वायर, ठीक है, और ये g साइन थीटा ओवर 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखना, इस k स्क्वायर को मैं नीचे भी ले जा सकता हूँ ना,
यानी इसको मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ऐसे होता तो ऊपर चला जाता, ऊपर से यहाँ ले आया, इसको लिखा mg साइन थीटा ओवर, अब आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर से, तो क्या आएगा आर स्क्वायर ओवर के स्क्वायर प्लस ये इससे कैंसिल हो गया, ये 1। तो ये एक्सप्रेशन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। तो हमने वेलोसिटी निकाली, एक्सेलेरेशन निकाला, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो निकाला, ठीक है ना। अब अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन। इसको मैंने लिख दिया म्यू इंटू एन, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। फिर से देखो एक बार, तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क होता है आई इंटू एल्फा, तो टॉर्क इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि टॉर्क किसका है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। इसका तो mg का तो टॉर्क नहीं है ना, mg तो सेंटर से पास हो रहा है ना, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना हो गया, 0। नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क क्या हो गया, 0। ये दोनों फोर्स तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, ये वाला फोर्स जो है टेंजेंशियल फोर्स है, ये यहाँ से पास हो रहा है। तो इन तीनों फोर्स में 1 2 3 1 2 3, इसमें तीनों में से टॉर्क बना कौन रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है ना तो ये स्लिप करेगा, ये नीचे आएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तभी ये बॉडी रोल करेगी। तो हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन। एन क्या है, यहाँ देखो एन क्या है, एन किससे बैलेंस हो रहा है, mg cos ऑफ थीटा से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया म्यू, एन को लिख दिया mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इधर आ गया mg साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस 1। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ mg कैंसिल, और म्यू आ गया साइन थीटा, इधर कोस थीटा नीचे आ गया इसके, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेंजेंट थीटा ओवर आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस 1। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की ये वो वैल्यू है जिस पे रोलिंग होगी। अगर म्यू जो है वो इससे कम हुआ, म्यू की वैल्यू अगर इससे कम हुई, म्यू की वैल्यू अगर इस वैल्यू से कम हुई तो क्या होगा, तो ये स्लिप कर जाएगा, स्लिप करेगा। तो अगर स्लिप ना करे, यानी ये बॉडी स्लिप ना करे, तो इसमें म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या इतनी, इसके इक्वल। तो इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। एंड कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग इज म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा ओवर आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस 1। ये एक्सप्रेशन है कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा ओवर आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो उन्होंने कहा कि एक सॉलिड सिलेंडर है, अगर सिर्फ सिलेंडर लिखा हुआ है तो उसका मतलब सॉलिड ही होगा, होलो होगा तो मेंशन करेगा। कहीं भी आपको फिजिक्स में सिर्फ स्फीयर लिखा हुआ मिलता है तो समझ लेना वो सॉलिड ही होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसे अगर ये कहें कि मैं उस वॉल से, सामने वाली वॉल से इतनी दूर खड़ा हूँ, तो वो डिस्टेंस मैं वहाँ से लूँगा, यहाँ से लूँगा, यहाँ से लूँगा, यहाँ से लूँगा या सामने से लूँगा, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जब भी ये कहा जाता है ना कि एक पर्सन जो है इस वॉल से इतनी दूर खड़ा है, मैं इस वाली वॉल से इतनी दूर खड़ा हूँ, तो वो डिस्टेंस कौन सा लेते हैं, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो कई सारी चीज़ें जो है फिजिक्स में यूज़ होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, तो वो अंडरस्टूड होती हैं। तो अगर स्फीयर लिखा हुआ है तो मतलब वो सॉलिड स्फीयर है, अगर होलो लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो फिर होलो है। अगर सिर्फ स्फीयर लिखा हुआ है तो वो सॉलिड ही होगा, सिर्फ सिलेंडर लिखा हुआ है तो वो सॉलिड ही होगा। होलो के लिए वो मेंशन करेगा, कभी शेल वर्ड यूज़ करेगा या
होलो ही कहेगा। ओके, तो कंडीशन ऑफ नो स्लीपिंग इज दिस। तो अब क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लिया उसने कि फाइंड द कंडीशन ऑफ नो स्लीपिंग ऑफ ए सिलेंडर, स्लिपिंग, स्लिप ना करे, तो सिलेंडर के लिए देखो, सिलेंडर के लिए फॉर सिलेंडर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है? सिलेंडर मीन्स सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है हाफ, तो आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर कितना हो गया? 2। तो म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा ओवर ये 2 + 1 दैट इज 3। तो अब आपको एक क्वेश्चन में देखो, वो कहता है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री। इसके ऊपर एक सॉलिड सिलेंडर रखा हमने, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, minimum value of coefficient of friction so that this cylinder does not slip। तो अब आपको कुछ नहीं दिया हुआ, मास नहीं दिया सिलेंडर का, रेडियस नहीं दिया हुआ, कुछ चाहिए भी नहीं, हमें थीटा दिया हुआ है, tan थीटा इज 45, तो म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3, 1/3 मीन्स 0.33, सिंपल। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग चल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का है क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है कि 2 डिस्क हैं, ये एक डिस्क है ω1 एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, दूसरी डिस्क है ये ω2 एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। इस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका I2। तो इनको घुमाते हुए इस तरह से घुमा रहे हैं इसको, और इसको एक कोएक्सियली एक ही एक्सिस पे ले आए, इनको ये एक बड़ी डिस्क मान लो और इसके ऊपर दूसरी, थोड़ा ये इसको छोटी को मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये मान लो यूं आ गई। तो इनकी जैसे ही हम लोग इसको सेम एक्सिस पे लेकर आए, तो अब कॉमन एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये निकालनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो वही एक्सिस के विद रिस्पेक्ट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना हो जाएगा? I1 + I2, ठीक है ना। तो अलग अलग करके भी लिख सकते हो। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, जब हम लोग एक ही एक्सिस पे लेकर आए तो बाहर से तो कोई टॉर्क नहीं आया ना, बाहर से तो कोई टॉर्क नहीं आया, उनको एक एक्सिस पे लाए और एक्सिस के अलोंग जो है टॉर्क एक्सिस के अलोंग ही होता है। तो यहाँ पे कोई बाहर से टॉर्क नहीं आया, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना? I1 ω1, इसका एंगुलर मोमेंटम I2 ω2। अब इनको अलग अलग करके लिखना है तो अलग अलग करके लिख लो। पहले का I1 और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, I2 और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, या फिर मैं इसको यूं लिख दूं, एक ही बात है। तो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गई? I1 ω1 + I2 ω2 ओवर I1 + I2। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कोलिजन वाले केस में, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वाले केस में जो ये हमने इस तरह से किया था, एक बॉडी दूसरी बॉडी कोलाइड होकर कॉमन उनकी वेलोसिटी बन जाती है, तो बिल्कुल वैसे ही ये एक्सप्रेशन इसके लिए आ जाता है। मैथमेटिक्स बिल्कुल सेम है। अब इसके साथ हम लोग वो भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनर्जी, इसके पास एनर्जी कितनी है, रोटेशनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, अगर ये निकालूं मैं, चेंज इन एनर्जी, तो इसके पास एनर्जी है ½ I1 ω1 स्क्वायर, और
इसके पास कितनी है, हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। ये सिस्टम के पास इनिशियल एनर्जी है, तो क्या एनर्जी भी कंजर्व रहनी चाहिए, पता नहीं, देख लेते हैं। माइनस फाइनल एनर्जी, उसके पास कितनी है, उसके पास कितनी है, हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें तो पता लगेगा कि एनर्जी में कुछ चेंज आया या नहीं आया। चलो देख लेते हैं। हाफ सब में कॉमन आ गया और I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस I1 प्लस I2 ओमेगा कॉमन एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अभी जो निकाला था वो है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 ओवर I1 प्लस I2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इनको अलग अलग ऊपर नीचे अलग अलग स्क्वायर लिख रहा हूँ। ऐसा करने का ये लॉजिक था कि हाफ एक I1 प्लस I2 कैंसिल हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं। हाफ, ये एलसीएम मैंने ले लिया I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, I1 ओमेगा 1 स्क्वायर से I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई होगा, फिर I2 ओमेगा 2 स्क्वायर से I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये ब्रैकेट जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्योर मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चेक कर लेना, ये आएगा ना। चलो तो अब हाफ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, I1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर, I1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I1 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट को खोल दो, I1 I2 कुछ ज़्यादा होगी मैथमेटिक्स, कोई नहीं, अभी बिल्कुल कम हो जाएगी, I1 प्लस I2। अब देखो ये कट गया, ये ओमेगा 1 है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और I1 I2 तीनों में बाकी जो बची हुई टर्म्स में कॉमन आ गया, तो हाफ I1 I2 ओवर I1 प्लस I2। अब ब्रैकेट में देखो क्या रह गया, बहुत कम्पैक्ट हो गया ना, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ I1 I2 ओवर I1 प्लस I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। अब ओमेगा 1 ज़्यादा हो या ओमेगा 2 ज़्यादा हो, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पॉजिटिव होता है, दिस विल बी ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। और ये क्या था, ये था, ये पॉजिटिव है तो कौन ज़्यादा, ये ज़्यादा या ये ज़्यादा, पॉजिटिव है ना, तो पहले जो लिखा है वो ज़्यादा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी इस केस में। एक केस में 0 होगी अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल है तो इसमें क्या होगा कि जब भी हम लोग इन दोनों को एक ही एक्सिस पे लाते हैं, जब भी अब इन दो डिस्क को एक ही एक्सिस पे लाते हैं तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। अब ये लॉस जाता कहाँ है, जब एक्सिस को आप एक ही एक्सिस पे लाते हैं ना तो कई बार साउंड आता है, फ्रिक्शन से भी जो हीट भी जनरेट हो जाती है, तो उस कारण से ये जो एनर्जी का लॉस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, साउंड में। तो ये हमने टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन और कॉमन एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था।